तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल इतिहास का सेगमेंट चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये समाप्त होने के बाद बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे इसको। आप लोग रेगुलर हैं तो आपको आपका पूरा कोर्स समय पे समाप्त हो जाएगा और आप परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले पूर्ण तैयारी में रहेंगे। सुबह वाला वीडियो भी देखना मत भूलिए, उसमें भी काफ़ी हम चर्चा कर देते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपका तैयार होता जाएगा, तो काफ़ी आप विद्वान हो जाएंगे परीक्षा देने के पूर्व तक। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़ सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, नंबर हमने दे दिया है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र हैं और उनके प्रकार पूछा है कि किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। इडुक्की तो बहुत फेमस है, हर कोई जानता है। पेरियार नदी, पेरियार आपने नाम सुना होगा। पेरियार अभ्यारण्य भी है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इडुक्की जो है यह जल संयंत्र है, यह जल संयंत्र है और किस नदी पे स्थित है? पेरियार नदी पे स्थित है। तो पहला गलत है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। आगे भी देख लेंगे। कालागढ़ क्या है? फिर कालागढ़ जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना। ये स्थित कहाँ है? ये है उत्तराखंड में स्थित। और किस नदी पर स्थित है पूछेगा तो रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर कालागढ़ जल विद्युत संयंत्र स्थित है। तारापुर ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आणविक शक्ति, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है तारापुर। पथरी ये जो है ताप विद्युत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भी गलत है। पथरी जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये भी जल विद्युत परियोजना है। ये जो गंगा नहर है उसमें बनाई गई है। पथरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की है। तो यह स्वतंत्रता के पहले की बहुत पुरानी परियोजना है पथरी। इसके बारे में कई बार आता भी है, कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके आंसर में प्रॉब्लम है कुछ, इनका दोनों ही गलत है, ए और डी कर लीजिएगा। मल्टीपल इसमें पूछना चाहिए था। विली विली है। विली विली क्या है? अक्सर नाम सुने होंगे, कई बार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए भी आया है। तो क्या आया था? आपसे अक्सर पूछा जाता था टाइफून कहाँ का है, टॉर्नेडो कहाँ का है, बॉगियो कहाँ का है, विली विली कहाँ का। ये सब क्या है? ये सब भी चक्रवात हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने का ढंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मरुस्थलीय हवा है, मछली की एक प्रजाति है, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी दी गई व्याख्या के अनुसार आप तो ये जान ही गए होंगे कि ये इन दोनों में से तो कोई नहीं है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो यह वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो विशेष दशाओं में इसकी उत्पत्ति होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे टाइफून कहाँ पर जाना जाता है? टाइफून के नाम से चीन में जाना जाता है, जापान में जाना जाता है। टॉर्नेडो एवं हरिकेन के नाम से इसको यूएसए में बुलाते हैं। बॉगियो अगर बोला जाए तो ये फिलीपींस में हो जाता है, इसके बारे में सुबह हमने बात की थी। और विली विली इसको ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कश्मीर की घाटी, देखिए ये सब चक्रवातों से, चक्रवात शब्द से आप परेशान मत होइएगा। हम आपको वायु राशियाँ, चक्रवात, ये सब एक ही वीडियो में कंप्लीट करके बताएंगे। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप नाम देखते ही बता दोगे कि कैसा चक्रवात है, और उस स्थान का नाम देखकर बता दोगे कि यहाँ पर किस प्रकार का चक्रवात आ सकता है, किस प्रकार का नहीं है। रट जाएगा एकदम कहानी की तरह। ठीक है, आपने अभी तक वो पढ़ा नहीं होगा कॉन्सेप्ट, हम आपको कहानी की तरह बता देंगे और वो कहानी आपको हमेशा याद रहेगी, राम श्याम की तरह, शक्तिमान की तरह। तो विली विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा व कुल्लू घाटी स्थित है, अवस्थित है। कहाँ पे? कश्मीर की घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटी। ये तो बहुत आसान है। चलिए आपको थोड़ा सा हिमालय की सैर करा देते हैं। देखिए हिमालय पर्वत यही है आपका जो दिख रहा है। हिमालय का निर्माण कब हुआ? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में छेपित हुई, अर्थात इन दोनों का अभिसरण हुआ। यहाँ टेथिस भूसन्निधि थी, इसके वलन से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ श्रेणियां हिमालय के पहले से थी, जिसको हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं। इस पूरे हिमालयी भाग को हम 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर आपका ट्रांस हिमालय के बाद आएगा वृहद हिमालय या हिमाद्री जिसको कहते हैं, या सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। इसी में आपका एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वगैरह स्थित है।
ट्रांस हिमालय वो क्षेत्र हैं, वो चोटियां हैं, वो श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम हो गई, आपका लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, इन सब का निर्माण हिमालय से भी पहले हो गया था। ठीक, हिमालय से भी पहले इनका निर्माण हो चुका था, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय आता है, या मुख्य हिमालय, या जिसको सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी ये आता है, और लास्ट में आता है आपका शिवालिक। इसी शिवालिक को निम्न हिमालय या फिर बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो आपसे उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ सकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये काराकोरम आपको जो दिख रहा है, लद्दाख श्रेणी दिख रही है, गाडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी जो गाडविन ऑस्टिन तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। वृहद हिमालय की बात करें तो ये जैसा कि हमने बताया हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है ये, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व के जितने भी लगभग सबसे महत्वपूर्ण शिखर हैं, सबसे ऊंचे शिखर हैं, वो इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा हो गई, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, बहुत सारे महत्वपूर्ण शिखर इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, भारत में वो स्थित नहीं है, इसीलिए भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है, न कि माउंट एवरेस्ट। वृहद हिमालय लघु हिमालय से, वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आता है, और लघु हिमालय ये वृहद हिमालय है आपका। इसके बाद आपका ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है। तो ये मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये लघु हिमालय से अलग हो रही है। फिर आपका लघु हिमालय आता है, जिसकी जो है औसत सामान्य ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर होती है लगभग। इसमें ही पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर जिसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, इसमें आती हैं। इसी के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटियां जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, यहीं पर मिलती हैं, और यहीं पर अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं, जिससे कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब कश्मीर घाटी में कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार या आदि कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग जाते हैं और कई कारणों से जाते हैं। पिकनिक स्पॉट है अच्छा ये, इसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, अक्सर आप नाम ये सब सुनते होंगे। और यह लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक आता है या बाह्य हिमालय आता है, जिससे यह मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। वहीं पर शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय जो है वो लघु हिमालय से या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक की बात करें, आपका उत्तर तो मिल गया यहीं पे, लेकिन शिवालिक के बारे में देख लीजिए। शिवालिक जो है सबसे बाहरी या सबसे, भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे अंदर का भाग होता है या सबसे निचला भाग होता है, जो हिमालय में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, सबसे नवीन निर्माण इसी का हुआ है। ठीक है, हिमालय श्रेणियों में सबसे नया बना यही भाग है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर ऊंची है। अन्य दो श्रेणियां जो आपने देखी उनके विपरीत यह खंडित रूप में मिलता है। इसके बारे में यूपीएससी में प्रश्न भी आया था, यह खंडित रूप में मिलता है। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में अर्थात उत्तराखंड तरफ इसको दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया। कृषि की यहाँ पर अच्छी संभावना पाई जाती है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। बाकी के बारे में बात पढ़ेंगे। अभी आपको जो आपका उत्तर था वो मिल गया है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, ये सभी लघु हिमालय के भाग हैं, या मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको आप कह सकते हैं। पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम है। देखिए, मैं आपको जहाँ जो संगम वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं उनके नाम बताता हूँ, आप एकदम रट लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। तो पिंडार और अलकनंदा नदी को
कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं, सी कर्णप्रयाग। बाकी के बारे में भी जान लीजिए। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो उससे देवप्रयाग का जन्म होता है। देवप्रयाग उस स्थान को कहते हैं जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं कह रहा हूं, न से नल, नंदाकिनी नदी जहां मिलती है वहां पे नंदप्रयाग स्थान से जाना जाता है। वो स्थान जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती हैं वहां पर रुद्रप्रयाग उसको बोलते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलेंगी वो रुद्रप्रयाग कहलाएगा। पिंडार अलकनंदा का आपको हमने बता ही दिया, वो क्या हो जाएगा, पिंडार और अलकनंदा कर्णप्रयाग हो जाएगा। धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलेंगी उसको विष्णु प्रयाग कहेंगे। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। तो कितना बताया, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगी तो देवप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगी तो नंदप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तो रुद्रप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा मिलेंगी तो कर्णप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिलेंगी तो विष्णुप्रयाग। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछ सकता है कभी भी। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से एक प्रश्न आप देखेंगे यूपी पीसीएस में आएगा ही आएगा, आता ही आता है वहां से प्रश्न, एक या दो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। असत्य कथन की पहचान करें, इसमें से क्या असत्य कथन है। देखिए ये प्रश्न भी चक्रवात से संबंधित है। असत्य कथन की पहचान करनी है। चक्रवात के आगमन के वक्त आकाश में सबसे पहले पक्षाभ मेघ दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल सही है। चक्रवात के आने पर वायु दाब तेजी से बढ़ने लगता है, गलत है ये प्रति चक्रवात में होता है। प्रति चक्रवात जब आएगा तो वायुदाब बढ़ेगा। चक्रवात जो होते हैं निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, तो वायुदाब निम्न हो जाता है जब चक्रवात आता है, तो बी ही गलत है। सी देख लेते हैं, चंद्रमा व सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल स्थापित हो जाता है, यह भी सही है। सभी सत्य हैं, ये जो है नहीं है। ये बी जो है, चक्रवात के आने पर वायुदाब तेजी से बढ़ने लगता है, यही गलत है, यही असत्य है। ठीक है, तो चक्रवात जो है क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर, उनके केंद्र के चारों तरफ सम वायुदाब रेखाएं चलती हैं। केंद्र से बाहर की ओर जब जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाता है, केंद्र पे वायुदाब सबसे निम्न होता है। इसीलिए परिधि से, परिधि मतलब जहां पर वो घूम रहा है वायु, उससे केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। अर्थात वायुदाब हमेशा उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहती है। तो लो प्रेशर कहाँ रहता है, केंद्र में, और बाहर बाहर हाई प्रेशर रहता है। इसीलिए ये चक्रवात जो वायु है ये केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करती है, लेकिन गति के कारण, ये ऊर्जा के कारण वो केंद्र में ना पहुंच करके वो हमेशा ऐसे चक्र में घूमती रहती है। ठीक है, तो चक्रवात वाले चैप्टर में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जब यह चक्रवात आता है, जब समीप आता है तो पश्चाभ और पक्षाभ स्तरीय बादल दिखने लगते हैं आसमान में, चंद्रमा और सूर्य की ओर प्रभामंडल बन जाता है, वायु का जो वेग होता है धीमा हो जाता है और वायुदाब गिरने लगता है। जैसे जैसे चक्रवात जो है और समीप आने लगता है और समीप आता जाता है, बादल और घने होते जाते हैं, एकदम काला घना बादल छा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसी स्थिति। तापमान बढ़ता जाता है, बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिणी पश्चिम हो जाती है। आज के भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में महोगनी, सिनकोना, बांस एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, जिनका प्रभाव है किस एक वन प्रारूप में। तो ये जो वन है महोगनी, सिनकोना, बांस, ये किस वन के प्रभावी स्पीसीज माने जाते हैं, उष्णकटिबंधीय व सदाबहार वन के। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता क्या है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों जहां तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अर्थात वहां पर जल स्रोत भी होते हैं, वाष्पन भी होता है, वर्षा भी काफी मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे प्रकार के वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। यहीं पर ये महोगनी, सिनकोना, बांस ये आदि प्रभावी वृक्ष होते हैं। भारत में अब सवाल उठता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर पूछ लेता है ऑप्शंस में। तो देखिए आपके पूर्वी भारत में पश्चिमी घाट के पर्वतों का जो पश्चिमी ढाल है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में,
पश्चिमी ढाल पे ज्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट का मतलब जो पूर्वी ढाल होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, वहां पे वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा की ज्यादातर मात्रा जो है वो पश्चिमी घाट के जो पर्वत का पश्चिमी ढाल है वहीं पर ज्यादा होती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस वन के जो मुख्य वृक्ष होते हैं महोगनी, आबूनस, सिनकोना, रबर, बांस, बेंत, रोजवुड, ताड़, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है, ये इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है, या पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पर्णपाती का जो तद्भव है वो क्या है, पतझड़ है। इसके मुख्य वृक्ष जो हैं पर्णपाती वन के, पतझड़ वन के, सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण हैं। तो कभी मान लीजिए आपको यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, यहाँ पर सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। ये अपेक्षया गर्म प्रदेश होते हैं। तो आप बताइए ये कौन से प्रदेश होंगे, तो उसमें तमाम दे देगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, ज्वारीय वनन, तो ये सब दे देगा। तो आप याद रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, उष्णकटिबंध अर्थात पर्याप्त धूप हो, मतलब गर्मी हो, और जो मुख्य वृक्ष हों सागौन, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, शीशम आदि हों, तो ये क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक इसी प्रकार जो हमने आपको सदाबहार वन के बारे में बताया। जो ज्वारीय वन होते हैं, जो तीसरा आपको दिया है, ज्वारीय वन क्या होते हैं? ज्वारीय वनस्पति जो समुद्र तट होता है, निम्न डेल्टाई भागों में यह पाए जाते हैं, दलदली भागों में। इनको दलदली वनस्पति भी कहते हैं, या मैंग्रोव वनस्पति भी इनको कहते हैं। यहाँ के जो मुख्य वृक्ष होते हैं नारियल, मैंग्रोव, सुंदरी, जैसे सुंदरी के नाम पे ही सुंदर वन पड़ा है पश्चिम बंगाल में, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, वो सुंदरी वृक्ष के नाम पे ही पड़ा है। इसके अलावा ताड़, बेंत, बांस, ये सभी आते हैं ज्वारीय वनस्पति में। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके मुख्य वृक्ष जो होते हैं महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल, ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पूर्वी तट के पर्वतों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? ये पूर्वी घाट के ये सभी पर्वत हैं, मलयगिरी, नल्ला मल्ला, जवादी और शेवराय। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या। ये भारत का मानचित्र है, ये है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती हैं, अर्थात बांटती हैं। तो यहाँ जो प्रश्न में पूछा गया है, सबसे पहले मलयगिरी सबसे ऊपर हो जाएगा। मलयगिरी दिया है, नल्ला मल्ला दिया है, जवादी और शेवराय। तो मलयगिरी ये उड़ीसा में है, ये सबसे उत्तर में हो जाएगा। उसके बाद उत्तर से दक्षिण के क्रम में आइए तो आपको ये नल्ला मल्ला मिल जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला पहाड़ी है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में आपको जवादी मिल जाएगा, उसके दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में शेवराय की पहाड़ियां मिल जाएंगी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु का मैदान है। ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 10 प्रश्नों का कार्यक्रम। जो लोग मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के हमारे पीसीएस यूपी पीसीएस के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, वो 9453775039, एक बार लिख दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा 9453775039 इस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे पूरा कोर्स चल रहा है हमारा, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो सब वहीं पर टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं प्री मेंस के प्रोग्राम से, या फिर सोशल वर्क, डिफेंस सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, कोई भी आपको डिटेल लेनी हो तो आप वहां ले सकते हैं। डायरेक्ट फोन करते हैं आप लोग, हमसे बात नहीं हो पाती क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुई थी,
दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन या कश्मीर में स्थित है कुंडलवन, वहां पर हुई थी। तो इसको आप कोड द्वारा याद रख सकते हैं, रा वै पाकु, रा वै पाकु। राजगृह, वैशाली दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। जो राजगृह में हुई थी दोस्तों सप्तपर्णी गुफा में, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी पूछता है, तो हर्यक वंशी राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। ठीक, पहले की महाकश्यप ने की थी। दूसरा वै से वैशाली, वैशाली में हुई थी दूसरी, 383 ईसा पूर्व में। ठीक, 483 ईसा पूर्व में पहली हुई थी, 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में यह वैशाली में होती है। शिशुनाग वंशी राजा कालाशोक के शासनकाल में यह संगीति होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सबाकामी। ठीक है ना, सबाकामी दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में होता, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह मौर्य वंशी राजा अशोक के शासनकाल में होता है 251 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। चौथा कुंडलवन कश्मीर में, ईसा की प्रथम शताब्दी में लगभग हुआ था यह। शासनकाल, उस समय शासन था कुषाण वंश राजा कनिष्क का, जो एक प्रतापी राजा था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे, तो इसलिए वसुमित्र और अश्वघोष दोनों का नाम आता है। तो आप याद रखिएगा कोट से, कहां कहां हुआ था, रा वै पाकु, किसके किसके शासनकाल में हुआ था, तो आजा काला अशोक कनिष्क। कैसे याद रखेंगे, आजा से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, अशोक कनिष्क। ठीक, इस ढंग से किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसको भी आप क्रम याद रखिएगा, महासभा, महासभा मोगली अश्व, महासभा मोगली अश्व या वसु। ठीक, कैसे, महा से महाकश्यप, दूसरा सभा से सभाकामी, मोगली पुत्तिस्स, और चौथा वसुमित्र अश्वघोष। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। वसुमित्र अध्यक्षता किए थे इसकी, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जब वसुमित्र उपस्थित नहीं होते तो अश्वघोष उसकी अध्यक्षता करते। तो कुल ये 4 हुए थे। महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इतना समय लगाया इसको बताने में, सारी बातें इसकी हो गई हैं। चलिए, जो बाकी फैक्ट्स रहेंगे वो धीरे धीरे इस प्रोग्राम में हम जोड़ते जाएंगे। अगला है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। कई समितियां बनी थी संविधान सभा की, ठीक है, जिनमें कुल कुछ उप समितियां भी बनी थी, समितियों की सहायता के लिए उप समितियां भी बनी थी, जिसमें प्रमुख थे प्रारूप समितियां, जिसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, भीमराव अंबेडकर ने। 7 सदस्यों का नाम आप याद रखिएगा, 2 उसमें से बदले भी थे। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, प्रांतीय संविधान समिति। एक राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रपति से याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ संविधान समिति याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए एक समिति बनी थी दोस्तों, उसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है अल्पसंख्यक उप समिति, यहां पे उप समिति है, हम समिति क्या बता रहे हैं, जो मौलिक अधिकारों संबंधी और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन याद रखिएगा, इस मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां थीं। एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता उप जेबी कृपलानी ने की थी, आचार्य जेबी कृपलानी ने मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, इसकी एक उप समिति, उसकी अध्यक्षता हरिश्चंद्र H.C. मुखर्जी ने की थी। तो यहां पर पूछ रहा है ना, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी थे, ये आपको याद रखना है। आगे, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखिए 1857 की क्रांति संबंधित ये सभी लोग हैं,
कहां कहां पर ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे दिया है, आपको पहचानना है। असत्य कथन अर्थात सुमेलित कौन सा नहीं है। तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो सुनकर याद कर लीजिए। लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण है, बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। कानपुर में दो नाम मशहूर हैं, नाना साहब और अजीमुल्ला खां। नाना साहब और अजीमुल्ला खां। फैजाबाद या अवध के क्षेत्र में मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह। असम में दीवान मनीराम दत्त और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो आप देख रहे हैं खान बहादुर बरेली में सही है, अजीमुल्ला खां कानपुर सही है, अहमदुल्ला शाह इलाहाबाद नहीं, ये गलत है। अहमदुल्ला शाह फैजाबाद और अवध के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था, और दीवान मनीराम दत्त असम, ये सही है। तो केवल सी ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी तीनों मैच कर रहे हैं। आपको याद रखना है अजीमुल्ला और अहमदुल्ला में आप भेद करिएगा, ठीक है, अंतर करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अजीमुल्ला कानपुर, अहमदुल्ला फैजाबाद, ठीक। पूरब व स्पश कौन थे? पूरब व स्पश कौन थे? गुप्तकालीन राजस्व थे, या वैदिक युगीन गुप्तचर थे, वैदिक कालीन आभूषण थे, उनके नाम है, या गुप्तकालीन प्रांत। तो पूरब व स्पश ये वैदिक काल के शब्द हैं जो गुप्तचरी के लिए प्रयोग में आते थे। पूरब दुर्गपति को कहा जाता था, जो दुर्गपति थे उनको पूरब कहा जाता था। स्पश जो साधारण जनता के मध्य रह करके जानकारी जुटाते थे उनको स्पश कहा जाता था। तो पूरब व स्पश ये वैदिक युगीन गुप्तचर व्यवस्था के दो शब्द हैं, दो नाम हैं, ठीक है, पूरब व स्पश। अब सही मिलान करने को है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। देखिए इससे संबंधित एक वीडियो जो मेरा इसके पहले तीसरे नंबर का शायद वह वीडियो है, उसमें हमने समस्त जितने भी पत्र पत्रिकाएं, संस्था, संस्थान, क्रांति, दुनिया भर की जितनी भी चीजें पूछती है एग्जाम में, सब हमने उसी वीडियो में दे दिया। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, इसी सीरीज का एक भाग है वह, और बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आपके परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न इजीली आ ही जाते हैं, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। यहां पर मिलान करना है आपको। श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो रचना थी वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकालते थे। भीका जी कामा, मैडम भीका जी कामा, इनकी द तलवार सही है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, उसी समय कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका चलाती थी। और अरविंद घोष का वंदे मातरम, आप लोगों को पता ही है, हमने चर्चा भी की है, वंदे मातरम, ठीक है। तो सही उत्तर जो होगा आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा 3, तो अपने आप पहला ही सही हो जा रहा है। 3-2-4-1 एक मैच हो जाता है तो सभी अपने आप मैच हो जाते हैं, बाकी किसी में 3 तो है नहीं। तो 3-2-4-1 ए इसका उत्तर है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? बहुत टेक्निकल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में ब्रिटेन के जितने भी संवैधानिक प्रयोग हुए, जो सुधार वो करते थे, उसमें तमाम तरह के एक्ट्स आए, उसके पहले चार्टर आता था, उन सभी में सबसे कम समय तक कौन सा चला? यहां सभी पूछ रहा है, निम्नलिखित नहीं पूछ रहा है, सभी, अर्थात सभी में सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम रहा? तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार एक्ट जो है, ये सबसे कम समय तक विद्यमान रहा, ठीक ना, सबसे कम समय तक 1909 का जो था, जिसमें सांप्रदायिक विभाजन की भी नींव रखी मिंटो ने, ठीक। बांटो और राज करो की नीति का जो प्रयोग था इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह भी पूछा जाता है, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को इसका प्रयोग करने वाला भी कहा जाता है। सबसे पहले उसने प्रयोग किया, तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार एक्ट, सी इसका उत्तर है। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है यथार्थवादी, समाजवादी, पुनर्जीवनवादी या प्रभाववादी। तो इनको जो है वर्गीकृत आप पुनर्जीवनवादी में कर सकते हैं। हालांकि यूरोपीय प्रभाव इनकी कला में देखा जाता था, लेकिन ये जो चित्र बनाते थे वो प्राचीन जो भारतीय संस्कृति संबंधित थे, जो मौलिक चीजें थी, प्राचीन जो भारतीय चित्रकला थी, उसकी जो भावपूर्ण और आंतरिक शैली थी, उसी को इन्होंने कैनवास पे उतारा
उसी से संबंधित चीजें, जैसे कि कृष्ण लीला का चित्रण किया इन्होंने, शाहजहां का ताज को देखते हुए किसी की तस्वीर इन्होंने बनाई, ठीक, बहुत सुंदर। बुद्ध एवं सुजाता की तस्वीर बनाई, कमल के पत्ते पर जो है भगवान को इन्होंने जो दर्शाया। इसके अलावा वन से संबंधित जो प्राचीन आप देख सकते हैं तमाम तरह की कलाओं, भारतीय कला शैलियों में, तो इनके अंदर भी वही चीज, लेकिन यूरोपीय शैली थी, आधुनिक शैली थी। फिलहाल चित्रों को वर्गीकृत आप पुनर्जीवनवादी में कर सकते हैं। तो सी इसका उत्तर है, पुनर्जीवनवादी। अगला है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछता भी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी पुस्तक? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसमें उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दी थी, जिसके अनुसार इनका कहने का मतलब था कि ब्रिटेन यहाँ का जो धन प्रयोग करता है अपने प्रशासन में, अन्य चीज़ों में, पूंजी निर्माण में, वह यहाँ से जो लाभ ले जाता है, तमाम तरह के लाभ ले जाता है। उन्होंने बताया भी, पॉइंट्स में विभाजित किया कि ये लाभ ब्रिटेन यहां से ले जाता है, लेकिन उस लाभ के बदले में भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं होता, उल्टा उन्हीं पर कर लगाया जाता है। उनको लाभ देने के बजाय उन्हीं पर कर लगाया जाता है। तो इसी को इन्होंने धन के निष्कासन का ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ नाम दिया था। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम निश्चित की, जो कितनी थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी, ठीक है ना, 1867-68 में। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह टिप्पणी किसने की थी? देखिए, एक तो पूछता है कि यह टिप्पणी किसके लिए है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है, जिसका बचपन का नाम जूना खां था, ठीक है। उसी की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये सब आपको याद रखना है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह टिप्पणी बदायूनी ने की थी। किसने? बदायूनी ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का काल याद रखिएगा, पूछ सकता है, 1326 से 1351 ईस्वी था। उसने अनेक जो है कई प्रयोग किए राज्य को चलाने के लिए, और उन योजनाओं में वह असफल रहा। जनता बहुत परेशान हो गई, जिससे जिनका परिणाम जो है सकारात्मक होना चाहिए था। देखिए, उसकी योजनाएं गलत नहीं थी, लेकिन समय और तरीका वह गलत होने के कारण सकारात्मक परिणाम नहीं रहा, बल्कि प्रजा उसके शासनकाल में इन फैसलों से परेशान ही रही। उसकी मृत्यु की घटना पर इसीलिए जो उसके बाद का इतिहास लेखक जो बदायूनी था, उसने लिखा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा लिखा। जैन उल आबिदीन द्वारा, ये जैन उल आबिदीन कश्मीर का शासक था, पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है या हैं? क्या क्या विशेषता है? बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं से समानता, तीसरा अरबी व यूनानी शैली, और ऑप्शन है आपके केवल एक सही है, 1, 2, 3, केवल 1 व 2 या केवल 1 व 3। तो देखिए, कश्मीर का शासक था जैन उल आबिदीन। उसने कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें जो विशेषता है बुर्ज उसमें आपको मिलेगा। बौद्ध पैगोडाओं से समानता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। इसके अलावा यह अरबी और यूनानी शैली में नहीं अपितु फारसी शैली में बना हुआ है। किसमें? फारसी शैली में। तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 व 2, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापार या व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या फिर मध्य पूर्वी व्यापार पर। देखिए, भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार जो था वो सबसे ज़्यादा होता था। सबसे ज़्यादा भारत का व्यापार
रोम से ही होता था। लेकिन जब हूणों का आक्रमण होता है ईसा की 3वीं शताब्दी में, तो यह व्यापार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नगण्य हो जाता है। तब भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार पर निर्भर हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार फैलाने लगे और उस पर ही निर्भर हो गए। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। अगला है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। देखिए, बैक्टीरियाई शासकों पर बैक्टीरिया से हर बार यूपीपीसीएस अपने प्रश्न बना रहा है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी हमने अब शामिल करना शुरू किया है। तो अब जो सीरीज़ ये हिस्ट्री की है, एक बात हाँ बताना भूल गया कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है 10 क्वेश्चन डेली की, तो अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का नाम बदल के हिस्ट्री कर दे रहा हूँ। इससे आपको क्या होगा कि प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, पूरा पॉलिटी का अलग मिल जाएगा, जियोग्राफी का अलग मिल जाएगा, तो सारे सेगमेंट्स अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो अभी हिस्ट्री चल रहा है, तो अब प्लेलिस्ट का नाम मैं चेंज करके डेली 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से इसको ओपन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में हम पीडीएफ के साथ वीडियोस देते रहेंगे। कौन सा? हाँ, ये प्रश्न, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था या हिंद यूनानी राज्य। भारत यूनानी दे दे, हिंद यूनानी दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते लगभग हर जगह हिंद यूनानी है, तो यहाँ भारत यूनानी दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी बातों पे। 100 लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 190 ईसा पूर्व कह दें, डेमेट्रियस जो बैक्टीरिया के यवन साम्राज्य का शासन था, उसने डेमेट्रियस ने ग्रहण किया था। उस समय के जो स्रोत मिलते हैं दोस्तों, जो जानकारी मिलती है उससे, तो उसने साकेत, माध्यमिका, चित्तौड़ तथा मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक वह बढ़ाया था। पटना तक, जो आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र तक बढ़ाया था। उस समय जो शुंग शासक थे उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके कारण कि वो मध्य भारत में स्थिर नहीं हो सके, उनको भागना पड़ा। लेकिन पश्चिम पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब था और सिंधु की निचली घाटी थी, उस पर उन्होंने राज्य कायम किया। तो इसका उत्तर क्या होगा? बैक्ट्रिया, ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इसका क्या उत्तर होगा? भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें दी जाती थीं। जो भारतीय राजा मंगाते थे सामान, तो उसमें विशेष रियायतें दी जाती थी, इसीलिए इसका नाम इंपीरियल प्रेफरेंस इसको कहा जाता था, ठीक है ना। ब्रिटिश आयातों पर विशेष रियायतें, विशेषकर ये भारतीय जो राजा थे उनके द्वारा कुछ जो सामान मंगाए जाते थे, माल मंगाए जाते थे ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, उस पर कुछ रियायतें दी जाती थी। इंपीरियल प्रेफरेंस याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो 1775 में इनमें से कौन सी घटना हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में हुई थी, ठीक है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और 1824 में कौन सी घटना घटती है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में। और 1838 में आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, ठीक है ना। तो जितने भी युद्ध हैं, युद्ध से संबंधित सन किसके किसके मध्य लड़े गए, क्या परिणाम हुआ, इससे संबंधित पीडीएफ हम ग्रुप में उपलब्ध करा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, 4, 1 और 2, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ठीक है। अगला है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। आप सबको मालूम है, भारत में उनका पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन था।
लेकिन यहाँ पे पूछा है साहसिक कदम, तो साहसिक देख करके आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कदम तो उनका एक जैसा होता था, अहिंसा और सत्य पर आधारित। सारे कदम उनके इसी दोनों सिद्धांतों पर आधारित थे। तो पहला साहसिक कदम अगर पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं तलवार या बंदूक उठाई थी उन्होंने। तो पहला साहसिक कदम पूछे, पहला आंदोलन पूछे, पहला प्रयोग पूछे भारत में, तो चंपारण आंदोलन ही उसका सही उत्तर होगा। चंपारण आंदोलन संबंधी जो फैक्ट हैं, अप्रैल 1917 में होता है। बिहार में स्थित चंपारण, ये कहाँ जिला स्थित है? बिहार में, अभी भी है। किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, जिसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रण दिया था महात्मा गांधी को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, महजरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई, इनका नाम याद रखिएगा, ये सभी इसमें उपस्थित रहते हैं। चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच करते हैं। सरकार अंततः इनके आंदोलन के आगे विवश हो जाती है और एक जांच कमेटी नियुक्त करती है। अच्छा, जांच कमेटी संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था कि उसमें गांधी जी सदस्य थे अथवा नहीं थे, तो इसका उत्तर होगा गांधी जी इसके सदस्य थे। सही उत्तर है इसका, ठीक है ना। जो सरकार ने जांच समिति बनाई, नियुक्त की, उसके जो एक सदस्य थे महात्मा गांधी स्वयं थे, ठीक है ना। तो गांधी जी के प्रयत्नों से किसानों की समस्याओं में कमी आ गई। पूरी तरह तो हल नहीं हुआ, लेकिन कमी आई, लेकिन यह प्रयोग सफल हुआ। उसके बाद अगले दो प्रयोग भी अहमदाबाद और खेड़ा प्रसिद्ध प्रयोग थे उनके, बाद में चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। और विभाजन की, इसमें विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी। जो मुस्लिम लीग की आकांक्षा थी विभाजन युक्त होने की, वो आकांक्षा इसमें पूरी नहीं हो रही थी। प्रस्ताव मई में आया और इसकी आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से, गांधी इरविन पैक्ट से, क्रिप्स मिशन से, या फिर कैबिनेट मिशन से। तो इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको पकड़नी है। सबसे पहली बात तो मई में इसका प्रस्ताव आता है। तो मई में किसका प्रस्ताव आता है? आप जानते हैं कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव मई में आता है। तो यह उद्धरण जो है किससे संबंधित है? कैबिनेट मिशन से ही संबंधित है। कैबिनेट मिशन से संबंधित है। देखिए, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, या और भी जो मिशन आए, वेवेल प्लान क्या था, माउंटबेटन योजना, इन सभी के बारे में कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक साथ। तो कल वाला वीडियो आप अवश्य देखिएगा। उसमें जितनी भी योजनाएं, जितने प्लान्स आए भारत के लोगों को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, या फिर स्वतंत्रता धीरे धीरे देने का जो एक क्रम था, उसमें कौन कौन से प्लान्स आए, क्या क्या उनकी योजनाएं आई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बातें थीं, कब आए, कौन कौन शामिल था, ये सभी चीज़ें हम विस्तार से कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए कल वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। इसका उत्तर कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर तो नहीं थे ये, लेकिन सत्येंद्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा, ये भारत के अर्थात प्रथम भारतीय थे सिविल सेवा में चयनित होने वाले, ठीक है ना। प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में चयनित हुए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये बड़े भाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, ये भी याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको सरेंडर नाट भी कहा जाता था, क्या? सरेंडर नॉट बनर्जी भी इनका लोकप्रिय नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। इनको बहुत एक छोटे मामले के लिए, छोटी सी कुछ त्रुटि हो गई थी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ बनाने में, उस छोटे सी बात के लिए इनको बर्खास्त कर दिया गया था सिविल सेवा से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी काफ़ी चर्चित मामला था, बाद में लंदन भी गए, लेकिन उन केस लड़ने इसका, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई इनको। 20 का उत्तर होगा। बाद में टीचिंग वगैरह का कार्य वो करने लगे। सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित है। किस किस ने कहाँ कहाँ आंदोलन का दमन किया था, उन अधिकारियों का नाम है, अंग्रेज अधिकारियों का नाम है। आपको सही ऑप्शन टिक करना। देखिए, मैं अभी एक प्रश्न पिछली बार मैंने करवाया था, उसमें विद्रोह के नेता कौन कौन रहे उनका नाम हमने बताया था। आज दमनकर्ता कौन है, लेकिन मैं एक साथ बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें, बाकी हम PDF इसका दे देंगे,
ठीक है, जो नेता थे, दमनकर्ता थे। इसका PDF ग्रुप में दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप। देखिए लखनऊ में, सबसे पहले लखनऊ में बेगम हजरत महल नेता रहती हैं और दमनकर्ता जो है सर कैंपबेल रहता है, ठीक है। और कैंपबेल सिर्फ लखनऊ में ही नहीं रहता दोस्तों, यह कानपुर में भी रहता है, तो सही है ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद झांसी का नंबर आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ नेता रहती हैं और सर ह्यूरोज यह झांसी में दमन करता है आंदोलन का। ह्यूरोज लखनऊ में नहीं रहता, ये गलत होगा, ठीक है ना। सर कैंपबेल ही लखनऊ में भी रहते हैं, कानपुर में भी। ह्यूरोज झांसी में रहता है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी इसका उत्तर है। बाकी बिहार में यदि देखें तो कुंवर सिंह थे नेता। विलियम टेलर बिहार में दमन करता था। फतेहपुर में अजीमुल्ला खां, हमने बताया था आपको, फतेहपुर में अजीमुल्ला खां ये नेता थे। और जनरल रेनॉल्ड यह दमन करता था, जनरल रेनॉल्ड। दिल्ली में जो आंदोलन के नेता थे, पूरे आंदोलन का जिनको नेता बनाया गया था बहादुर शाह द्वितीय, जफर। और वहाँ पर जो दमन करता था निकोलसन और हडसन, ये दोनों दमन करता थे। कानपुर में कैंपबेल हैवलॉक, हमने बताया आपको, कानपुर में कैंपबेल भी था, हैवलॉक भी था। नाना साहब कानपुर में नेता थे प्रमुख। इलाहाबाद में लियाकत अली प्रमुख नेता थे आंदोलन के। और कर्नल नील जो है इलाहाबाद में दमन करने वाला था आंदोलन का। और बरेली में खान बहादुर खान ये नेता थे और विंसेंट आयर बरेली में दमन करता था, ये याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ह्यूरोज लखनऊ में रहता है, कैंपबेल लखनऊ में दमन करता है, ठीक है, आंदोलन का। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो लाइक करें अगर पसंद आए तो, और इसके बाद जहाँ जितना शेयर कर सकें, जितनी दूर तक पहुँचा सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।